नमस्कार मित्रों। पिछली कक्षा में हमने आधुनिक आर्य भाषा में हिंदी के बारे में अध्ययन किया था और उसके बाद खड़ी बोली का अध्ययन किया था। फिर भारत की कुछ उपभाषाएं और बोलियों के बारे में डिस्कशन किया था और यह भी डिस्कस किया था कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम सर्वप्रथम बोली किसी इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट आपको डिफिनीशन दे देता है और फिर ऑप्शन में पूछ लेता है, बताइए ये विभाषा है, बोली है, परनिष्ठ भाषा है कि राजभाषा है, क्या है। तो इन चीजों के बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो बोली किसे कहते हैं? बोली जो है एक निश्चित जो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं और इसका दायरा बहुत बड़ा नहीं होता है, इसलिए इसमें साहित्य की रचना नहीं की जा सकती है। जैसे अपनी हो गई बघेली हो गई, तो ये एक प्रकार की बोली है, इसका दायरा सीमित है। उसी प्रकार से अपनी भोजपुरी हो गई। फिर देखते हैं कि बुंदेली भी है जो बुंदेलखंड साइड बोली जाती है, उसका भी दायरा सीमित है, उसमें साहित्य की रचना नहीं की जा सकती है, तो इसे हम बोली कहते हैं। इसके पश्चात विभाषा हम उसे कहते हैं बोली का क्षेत्र बढ़ जाए, ये इसका क्षेत्र जो है विस्तृत हो जाए तो इसे हम विभाषा कहते हैं। ये सीमित क्षेत्र से निकलकर प्रांत और उपप्रांत में बोली जाए उसे हम विभाषा कहते हैं। इसमें हमारी साहित्य की इसका जब क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो ज़्यादातर लोग इसको बोलने लगते हैं, तो इसमें साहित्य की रचना भी की जा सकती है। जैसे अपनी हो गई, अवधि हो गई, ब्रजभाषा हो गई। तो अवधि में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा पूरा रामचरितमानस लिखा है, तो इसमें साहित्य की रचना की जा सकती है। तो विभाषा हम उसे कहते हैं, बोली का बड़ा हुआ विस्तृत क्षेत्र जो होता है वह विभाषा कहलाता है। ये प्रांत और उपप्रांत में बोली जाती है और इसमें साहित्य की रचना की जा सकती है। इसी क्रम में हम अगला देखते हैं कि मातृभाषा हम उसे कहेंगे जन्म लेने के उपरांत जो हम एक समाज में रहकर जो भाषा सीखते हैं, उसे हम जो सीखते सीखते हम बड़े होते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। एक सीमित पारिवारिक दायरा में रहकर जो भाषा हम सीखते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। और इसी में एक महत्वपूर्ण और तथ्य जान लीजिए, मातृभाषा दिवस अपना 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को अपना मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसी में हम देखते हैं अगला परनिष्ठ भाषा एक व्याकरण युक्त भाषा जो होती है उसे हम परनिष्ठ भाषा कहते हैं और इसे हम प्रांजल भाषा के नाम से भी जानते हैं। पिछले कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, प्रांजल भाषा के नाम से किसे जानते हैं? तो परनिष्ठ भाषा को प्रांजल भाषा के नाम से भी जानते हैं। जैसे अपनी खड़ी बोली है तो वो हिंदी की परनिष्ठित भाषा है। इसी में अगला हम देखते हैं राजभाषा। हर एक देश की एक अपनी अपनी राजभाषा होती है जिसमें सरकारी कामकाज संपन्न किए जाते हैं। क्योंकि अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बोली भाषा होती है। पता चले कि साउथ के कोई अपन हिंदी, हमारे राज्य में हिंदी बोली जाती है, अपन फैसला सुना दे साउथ की भाषा में तो वो सुनते ही रह जाए। इसलिए हर देश की एक राजभाषा बनाई जाती है जिसमें सभी सरकारी कामकाज किए जाते हैं। तो भारत की जैसे राजभाषा हिंदी है। तो सर्वप्रथम राजभाषा के लिए प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 14 सितंबर सन 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो गया था। हमारी हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसीलिए हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है और मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय राजभाषा को भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में स्थान प्रदान किया गया है और
इससे हर एक अनुच्छेद से एग्जाम में एक एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो हम इसके अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यह है, इससे पूछ लेता है कि भारतीय राजभाषा के भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। तो पहले हम देखते हैं 343 में क्या कहा गया। 343 में यह बताया गया कि भारत संघ की राजभाषा जो होगी अपनी हिंदी होगी और इसकी लिपि जो होगी देवनागरी होगी और अंकों का प्रयोग उसी तरह होगा जो 1947 के पहले जिस तरह किया जाता था उसी प्रकार अब भी किया जाएगा। तो 343 में क्या बताया गया कि भारतीय संघ की जो राजभाषा होगी, सरकारी कामकाज की जो भाषा होगी वह हिंदी होगी और इसकी लिपि जो होगी देवनागरी होगी और अंकों का प्रयोग उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार 1947 के पहले किया जाता था। अब इसी में अगला अनुच्छेद देखते हैं हम कि 344। इसमें यह बताया गया कि राष्ट्रपति जी को अधिकार होगा कि राज्यसभा आयोग का गठन कर सके। भारत की राजभाषा सुधार के लिए कुछ आयोगों का गठन कर सके। तो इस दोनों आयोगों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों आयोग से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो सर्वप्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 7 जून 1955 को, जिस बीजी खैर जी की अध्यक्षता में। बीजी मतलब क्या होता है? बाल गंगाधर खैर जी की अध्यक्षता में सन 1955 में 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। और दूसरा संसदीय राजभाषा आयोग का गठन 16 नवंबर 1957 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो है जीबी पंत जी थे, गोविंद वल्लभ पंत। इसको याद करने में कठिनाई हो तो जैसे ABCD में पहले बी आता है तो इसमें भी बी है। तो पहले आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम बी से प्रारंभ होता है, बाल गंगाधर खैर, और उसके बाद जी आता है तो दूसरे आयोग के अध्यक्ष जो है जीबी पंत जी थे, गोविंद वल्लभ पंत। दूसरा जो आयोग था संसदीय राजभाषा आयोग था और पहला जो था राजभाषा आयोग था। इसी में अगला देखते हैं अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। जो आपके संविधान के अनुसूची 8 में राजभाषाओं के बारे में 22 भाषाओं का उल्लेख जो किया गया है वो अनुच्छेद 345 के तहत किया गया है। उसी भाषाओं से हर एक राज्य अपनी एक राज्य की भाषा बनाया हुआ है। इसी में हम अगला देखते हैं अनुच्छेद 346 के बारे में। इसमें हम अनुच्छेद 343 में राज्य से राज्य के बीच में संवाद और राज्य से संघ के बीच में पत्रादि की भाषा का उल्लेख किया गया है कि उनके संचार की भाषा कैसी रहेगी। तो राज्य से राज्य के बीच में संचार की भाषा के और राज्य से संघ के बीच की भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। इसी में यह भी बताया गया है कि विशेष परिस्थिति में जो है अंग्रेजी भाषा स्वीकार की जाएगी। इसी के बाद अनुच्छेद 347 के बारे में देखते हैं। इसमें यह दर्शाया गया है कि राष्ट्रपति जी को यह अधिकार होगा कि अनुसूची 8 में कुछ जो जिनका क्षेत्र बढ़ा हुआ है, जिन बोलियों का क्षेत्र बढ़ा हुआ है, वो अनुसूची 8 में उनको स्थान प्रदान कर सकेंगे। तो अनुच्छेद 347 में यह बताया गया कि क्षेत्र की बोली को राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूची 8 में स्थान प्रदान किया जाएगा। और इसी में अब आगे हम अनुच्छेद 348 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और विधेयक की भाषा का उल्लेख किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा कैसे रहेगी, हाई कोर्ट की और विधेयक जो होंगे उनकी भाषा कैसी होगी। इसी में हम अगला अनुच्छेद देखते हैं। अपना अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 349। अनुच्छेद 349 में भाषा के लिए विशेष अधिनियम का प्रावधान है कि अपनी भाषा के लिए
विशेष अधिनियम बनाए जाए। इसी में अगला अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 में अभ्यावेदन की भाषा हिंदी होगी, लेकिन विशेष परिस्थिति में जो है तो अंग्रेजी को महत्व दिया गया है कि विशेष परिस्थिति में अंग्रेजी का उपयोग किया जा सकता है, और अभ्यावेदन की जो बेसिक भाषा रहेगी वो हिंदी रहेगी। और इसी में 350 के का और खा का भी उल्लेख किया गया है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 350 के क्या उल्लेखित है। तो अनुच्छेद 350 के का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा अनिवार्य होगी, यह बताया गया है। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया है। और इसी के खा में यह बताया गया है कि अल्प भाषा के लिए, जो अल्पभाषी क्षेत्र है उसके लिए विशेष समिति की नियुक्ति की जाए। तो 350 के खा में अल्पभाषी के लिए विशेष समिति की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, और का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा अनिवार्य है। और इसी में अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में यह दर्शाया गया है राज्य और संघ को यह दायित्व प्रदान किया गया है कि इनके प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इसी अनुच्छेद के तहत हमारे विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। इसी के तहत हमारे 11 अलग अलग क्षेत्रों में 11 विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है, जिससे हमारी भाषा का विकास हो और भाषा का क्षेत्र बढ़े। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनुच्छेद 351 में उल्लेख किया गया है। राज्य और संघ को यह दायित्व प्रदान किया गया है कि इसके प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इसी अनुच्छेद के तहत ये हमारे 11 विश्व हिंदी सम्मेलन है। कौन से नंबर का है, किस सन में आयोजित किया गया था और कहाँ आयोजित किया गया था। अब इसमें पढ़ाने जैसी वाली कोई चीज़ नहीं है, आप इसको डायरेक्ट नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिए, जो हमारा पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 से 14 जनवरी के बीच 1975 में हुआ था, और इसका आयोजन नागपुर में किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष जी थे वो मॉरिशस के राष्ट्रपति श्री शिवसागर राम गुलाम जी थे। तो अध्यक्षता इस सम्मेलन की जिसने की थी वो मॉरिशस के राष्ट्रपति जी द्वारा शिव राम गुलाम अध्यक्ष। तो पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? शिवसागर राम गुलाम जी द्वारा की गई थी, जो मॉरिशस के राष्ट्रपति थे। फिर इन्हीं के द्वारा दूसरे विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस में किया गया था। तो ये हो गए अपने विश्व हिंदी सम्मेलन। और इसी के पहले सम्मेलन के तहत हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी को पहला सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसीलिए 10 जनवरी को हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसको भी नोट कर लेते हैं। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।